सुप्रभात प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। 8वीं कक्षा के दूसरे पाठ सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु का तीसरा लेक्चर है ये, और इसमें हम 3 सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम सूक्ष्म जीवों के दूसरे उपयोगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें दूध से दही बनाना, ब्रेड बनाना या फिर औषधीय या वाणिज्यिक उपयोगों के बारे में। और इसमें हम करेंगे टीकाकरण और मिट्टी की उर्वरता में किस प्रकार सहायक है और पर्यावरण को शुद्ध रखने में किस प्रकार सहायक है। सबसे पहले बच्चों, टीकाकरण यानी वैक्सीन, टीका, ये हम बाद में, पहले आप समझिए, ध्यान से समझने की बात है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप ध्यान से समझो और आपको ना आए। विज्ञान वैसे भी प्रश्न याद करने का नाम नहीं है। विज्ञान का अर्थ है कि किसी भी विषय के बारे में सोचना, समझना और निष्कर्ष निकालना। तो आप समझ के करेंगे तो विज्ञान यानी साइंस आएगी, नहीं तो आपके लिए भारी बन जाएगी। तो समझिए, और जो बात बताई जाए उसको बड़े ध्यान से सुनना है और फिर उस पर अपना विचार करना है। देखिए बच्चों, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और जिसके कारण हम बहुत सारे रोगों से बच जाते हैं। और इसको हम रक्षात्मक प्रणाली कहते हैं, शरीर की रक्षात्मक प्रणाली, जिसके कारण हम रोगों से बचे रहते हैं, क्योंकि ये रक्षात्मक प्रणाली विभिन्न रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करती है। कैसे करती है आप देखिए। आपको पता है, जीव बड़ा हो छोटा हो, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाएं हमारे शरीर की सभी जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं उनको करती हैं। अब शरीर में जब भी कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या उत्पन्न करती हैं? प्रतिरक्षी। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ध्यान से समझिए कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो शरीर की कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती हैं? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उत्पन्न करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। और ये प्रतिरक्षी जो उत्पन्न होते हैं, ये उस रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। पहली बात तो ये बता देता हूं कि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए ये प्रतिरक्षी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी के लिए एक जैसे नहीं। फिर दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं तो फिर हमें बीमारी क्यों हो जाती है? देखिए बच्चों, जैसे ही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, कोशिकाएं प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगी। ये प्रतिरक्षी प्रोटीन उन सूक्ष्म जीवों के साथ यानी एक तरह से लड़ाई करते हैं। कहने का मतलब ये उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। यदि सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तो हमें रोग नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का प्रभाव बहुत अधिक होता है और सभी सूक्ष्म जीवों को ये प्रतिरक्षी नष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका प्रभाव अधिक होने के कारण वो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं और हमारे शरीर में रोग यानी हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। वो रोग हमारे शरीर को हो जाता है।
अब उस रोग को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां हम डॉक्टर से लेते हैं, और उन दवाइयों से वो रोग कारक जीव नष्ट हो जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, या उसका प्रभाव खत्म हो जाता है तो हम ठीक हो जाते हैं। एक ऐसी प्रणाली है कि जो रोग होने ही ना दे, वही है वैक्सीन या टीकाकरण। टीका मतलब जो हमारे शरीर में प्रवेश किया जाएगा। तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन एक इसी प्रकार की प्रणाली है जो रोगों से बचाने के लिए सहायता करती है। लेकिन सभी रोगों के टीके उपलब्ध नहीं है, यानी उनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं इन टीकों की खोज करने के लिए विभिन्न बीमारियों के विरुद्ध। अब हाल में तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में पता लगा था, इसलिए इसको 19 कहते हैं। तो इसके टीका की खोज की जा रही है। टीके में होता क्या है, यानी वैक्सीन में या टीके में होता क्या है, क्या करते हैं इसमें? आप सभी को याद भी होगा, आपने पोलियो ड्रॉप्स खुद पी, वो भी याद होगी, या आपने किसी छोटे बहन भाई को पिलाई होगी, या दूसरों को पीते हुए देखा होगा। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ड्रॉप्स होती है, वो एक प्रकार का टीका है। चाहे वो इंजेक्शन से दिया जाए, सुई से दिया जाए, या मुंह से दिया जाए, किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, उसको हम वैक्सीन या फिर टीका कहते हैं। होता क्या है उसमें, क्या करते हैं कि ऐसा वैज्ञानिक एक ऐसा माध्यम तैयार करते हैं जिसमें उस बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव मृत अथवा प्रसुप्त यानी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। उस टीका में होता क्या है कि एक ऐसा माध्यम है वो जिसमें उसी बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव मृत अथवा निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं तो पोलियो ड्रॉप्स में पोलियो का वायरस मृत अवस्था में होता है। अब जैसे ही हम अब उसके पिलाने से क्या होगा, जैसे ही हम उस टीका को शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, चाहे वो सुई से हो चाहे मुंह से हो, जिस भी माध्यम से के लिए तैयार किया जाता है, वो उसको जैसे वो प्रवेश करता है तो शरीर की कोशिकाएं वही प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं और उसी के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं। अब आप देखिए, जैसे ही सूक्ष्म जीवों को हमने टीका के रूप में प्रवेश करवाया, वो तो मृत अवस्था में है या निष्क्रिय में, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको आयाजान शरीर की कोशिकाएं, उनके आने से शरीर की कोशिकाएं अपने प्रतिरक्षी उसके लिए उत्पन्न कर देते हैं और शरीर के अंदर वो प्रतिरक्षी बने रहते हैं, या तो हमेशा के लिए या एक लंबे समय के लिए। और जैसे ही कोई भी जीवित या क्रियाशील सूक्ष्म जीव उसी बीमारी को फैलाने वाला शरीर में प्रवेश करेगा तो वो प्रतिरक्षी बहुत मात्रा में है वहाँ पे, क्योंकि हमने टीके के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रवेश करवा दिए थे, तो प्रतिरक्षी भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुआ। और जैसे ही उस बीमारी को फैलाने वाला वो सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है, वो उसी समय उसका नष्ट कर देता है और वो बीमारी हमें नहीं होती है। ये टीकाकरण है। मतलब हम टीका में क्या करते हैं कि किसी बीमारी को फैलाने वाले, यानी जिसके लिए टीका तैयार करें, उसी बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मृत अथवा निष्क्रिय अवस्था में शरीर में प्रवेश करवाते हैं। जैसे ही प्रवेश करवाते हैं, आपको पता है हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या उत्पन्न करेंगी, प्रतिरक्षी। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिरक्षी उत्पन्न होगा, लेकिन जो सूक्ष्म जीव प्रवेश हुए हैं वो क्या है, निष्क्रिय हैं, वो अपना कार्य नहीं दिखाएंगे और वो प्रतिरक्षी हमेशा के लिए हमारे शरीर में बने रहेंगे। और कभी भी जब हमारे शरीर के अंदर उसी बीमारी को फैलाने वाला वही सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा, उसी समय वो प्रतिरक्षी उसको नष्ट कर देते हैं और हम बीमारी से बच जाते हैं। विभिन्न बीमारियां जैसे हैजा है,
चेचक है, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, टेटनस है, हेपाटाइटिस है, रेबीज है, टाइफाइड है, इनके टीके उपलब्ध हैं। पोलियो है जैसे अभी बात हुई, और विभिन्न आयु और समय पर इनको लगाया जाता है। तो हम सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है कि प्रतिरक्षी क्या होते हैं इसके अंदर। आपको बताया था कि शरीर की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, लेकिन कब? जब कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो कोशिकाओं के द्वारा रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किए गए विशेष प्रकार के प्रोटीन को प्रतिरक्षी कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए कोशिकाओं के द्वारा जो विशेष प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। अब इसके बाद टीका क्या होता है? टीका एक ऐसा माध्यम जिसमें रोग कारक सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव कोई भी हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के, किसी भी प्रकार का हो सकता है, मतलब विषाणु, जीवाणु, कोई भी प्रकार हो सकती है। एक ऐसा माध्यम जिसमें रोग कारक सूक्ष्म जीव मृत अथवा निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जिसे शरीर में प्रविष्ट करवाकर शरीर को कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है।
टीका कहते हैं। मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें सूक्ष्म जीव मृत अथवा निष्क्रिय अवस्था में है और उसे शरीर में प्रविष्ट करवा के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, उसे हम टीका कहते हैं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने को क्या कहते हैं? टीकाकरण। आप इसी में उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लिख लीजिए, इसी के आगे लिख लेना, जैसे क्षय रोग के लिए BCG, ये उस टीका का नाम है। आप 2-3 नाम लिख लीजिए, जरूरी है। पोलियो के लिए OPV, टाइफाइड के लिए TCV, इत्यादि। इतना ही लिख लो, ज़्यादा आपको। अनेक रोगों के लिए टीके उपलब्ध हैं। आप रोगों के नाम और भी लिख सकते हैं, आपकी किताब में भी दे रखे हैं। हैजा है, क्षय रोग है, चेचक है, हेपाटाइटिस है, ठीक है ना। आप रेबीज है, टेटनस है, इन सब के लिए टीके उपलब्ध हैं जो विभिन्न आयु में लगाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये टीके हैं, इसकी खोज किसने की? देखिए, टीके की खोज 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, 1798 ईस्वी। ये जरूर याद करना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। मैं लिख देता हूं, चेचक के टीके की खोज आप लिखिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। एडवर्ड जेनर ने कब की थी? 1798 ईस्वी में। इन्होंने की थी। तो इस प्रकार से हम टीकाकरण करके बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए हर साल पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है 5 साल तक के बच्चों को, ताकि कोई बच्चा अगर रह गया हो किसी कारण तो वो पोलियो उसको ना हो, इसलिए बार बार ये ड्रॉप्स पिलाई जाती है। उससे उसके शरीर की जो है पोलियो के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो पोलियो, क्योंकि जैसे ही पोलियो का वायरस उसमें जाएगा तो कोशिकाएं क्या करेंगी? प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगी। और क्योंकि जो हमने पिलाया है उसमें क्या है? मृत अवस्था में है, इसलिए वो जो उसका प्रतिरक्षी है बना रहेगा। और जैसे ही पोलियो का वायरस अगर उसके शरीर में प्रवेश करता है तो वो उसको नष्ट कर देगा और वो बच्चा बीमारी से बचा रहेगा।
ये 5 साल तक के बच्चों को ही लगाया जाता है पोलियो, तो बाकी वैक्सीन जो टीके हैं वो अलग अलग उम्र में हो सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस का किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 5 साल के बाद पोलियो के प्रति शरीर की प्राकृतिक तौर पर जो है अक्षमता, जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाती है, तो इसलिए उसके बाद उसको टीके की आवश्यकता नहीं रहती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लेते हैं कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे करते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किस प्रकार होती है। बच्चों, मेरे पास फलीदार पौधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, आप खेतों में भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपको किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि फलीदार पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं। जैसे कोई भी ये पौधा है और मान लिया ये फलीदार पौधा है, तो इसकी ये जड़ें हैं, इन जड़ों के बीच में छोटी छोटी गांठें होती हैं ऐसे। ये जो गांठें हैं इनको ग्रंथियां कहते हैं, और ग्रंथि में राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं। और ये राइजोबियम जीवाणु हम 7वीं कक्षा में इसको पढ़ भी चुके हैं। राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के दूसरे विभिन्न यौगिकों में बदल देते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। पौधों को, आप सुनिए, पौधों को जो है नाइट्रोजन की बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है। क्यों? प्रोटीन बनाने के लिए। हमें भी प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? मुख्यतः पौधों से मिलते हैं। और पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। और वो नाइट्रोजन हम या तो खाद के द्वारा या फिर उर्वरकों के द्वारा उपलब्ध कराते हैं, और या फिर इनकी जो जड़ों में ग्रंथियां होती हैं, हमने पिछले उस चैप्टर में भी इस बात को किया था कि उन ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। और वो यौगिक इस प्रकार के होते हैं कि जल में घुल जाते हैं और पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं और फिर उस नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधे, ये जो राइजोबियम जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलेंगे। जितने इस पौधे को चाहिए वो ले लेते हैं, और बाकी अधिक मात्रा जो है उसकी कहाँ रह जाती है? मिट्टी में। किसकी? उस नाइट्रोजन की। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऐसे यौगिकों में बदल देते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और वो नाइट्रोजन के यौगिक कहाँ जाते हैं? मिट्टी में आ जाते हैं। उसमें से कुछ ये पौधे अवशोषित कर लेते हैं और कुछ उस भूमि में ही रह जाते हैं। और इस प्रकार भूमि के अंदर नाइट्रोजन के यौगिकों की कमी नहीं होती और उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। और यही स्थिरीकरण भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, पूछा जा सकता है आपसे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या लिखेंगे आप? लिखिए, राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। इसे हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। इसके बाद पर्यावरण का शुद्धिकरण किस प्रकार करते हैं ये। देखिए, अधिकतर पदार्थ जो प्राकृतिक हैं या प्राकृतिक पदार्थों से बने हैं, उनको सूक्ष्म जीव जटिल से सरल में विभाजित कर देते हैं और वो सरलतम पदार्थ भूमि में मिल जाते हैं, जिनको पौधे या जंतु, भूमि मुख्यतः पौधे, उनको अवशोषित कर लेते हैं, फिर उनको जटिल रूपों में बदल देते हैं। फिर इसी तरह से जब वो मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीव उसको फिर अपघटन करके सरलतम में विभाजित कर देते हैं। ये इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। आपने देखा होगा कि कोई जानवर मर जाता है तो कुछ दिनों तक वो गलने सड़ने के बाद और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। कहाँ चला गया? वास्तव में मित्र सूक्ष्म जीव जो हमारे हैं, उन्होंने क्या किया, उसका जो शरीर था उसका अपघटन कर दिया। उस शरीर में जितने भी जटिल पदार्थ थे उनको सरलतम में विभाजित कर दिया और मिट्टी में मिला दिया। पर्यावरण शुद्ध हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए, सब्जी के छिलके हो, गोबर हो या पौधों के अपशिष्ट हो, उनसे खाद बनती है। यही प्रक्रिया है कि उनको जटिल से सरल में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे वो जो प्रदूषण फैलाते हैं वो प्रदूषण समाप्त हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक है, कांच है या धातुएं हैं, वो इस प्रकार से अपघटित नहीं होती हैं। वो सूक्ष्म जीव उनका अपघटन नहीं कर सकते। वो लगातार लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक जैसी चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। आपने खाद बनाई भी होगी, पत्ते भी आपको पता है गल सड़ जाते हैं, पौधे गल सड़ जाते हैं। अगर आपके पास स्थान है तो आप एक काम कीजिएगा कि आप जो है कागज़, किसी पेड़ के पत्ते, इस प्रकार के, या सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके इकट्ठे करके एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए। आप देखिए 3 से 4 महीने के बाद हमें वो वहाँ से वो वैसे के वैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों ने उनके जटिल पदार्थों को सरल में विभाजित कर दिया है, यानी उनका अपघटन कर दिया है, तो जिसके कारण उनका प्रदूषण समाप्त हो जाता है और वो खाद के रूप में काम करते हैं, पौधों के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं।
तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है मृत शरीरों को गला सड़ा देते हैं और उनका अपघटन कर देते हैं। बहुत सारे पौधों या पौधों के उत्पादों का अपघटन कर देते हैं और पर्यावरण में इन के प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं। और पर्यावरण में बल्कि उनसे जो पोषक तत्व उनके शरीर में है उनको वापस भूमि में ले आते हैं। तो इस प्रकार ये पर्यावरण को की मदद करते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव जानवरों के मृत शरीरों अपशिष्ट जानवरों व पौधों के अपशिष्टों का अपघटन कर, अपघटन का मतलब जटिल से सरल में विभाजित कर देते हैं। को सरलतम भागों में, सरलतम पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे खाद तैयार करना, इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा में पोषक तत्वों को अपघटन प्रक्रिया द्वारा वापिस लौटा देते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ व समृद्ध, समृद्ध क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों को वापस ले आते हैं, बनाने में सहायता करते हैं। ये आप लिख सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यदि हम प्लास्टिक, कांच या धातु जैसी पदार्थों का अधिक उपयोग करते हैं तो ये सूक्ष्म जीव उनका अपघटन नहीं कर सकते, उनका निम्नीकरण नहीं कर सकते। तो आप अपघटन या निम्नीकरण शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। निम्नीकरण ये भी लिख सकते हैं। तो अपघटन या निम्नीकरण होता क्या है? जैव निम्नीकरण कहते हैं वास्तव में इसका नाम। तो आप इसमें लिखेंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा
जानवरों के मृत शरीरों व अपशिष्ट पदार्थों को सरलतम पदार्थों में परिवर्तित करना जैव निम्नीकरण कहलाता है। अब इसका क्या लाभ है कि पर्यावरण को शुद्ध रखता है, और दूसरा पिछली परिभाषा में लिखा है कि ये पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में या मृदा में लाने में सहायता करता है। कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपघटन नहीं कर सकते? ये प्लास्टिक का नाम ले सकते हैं आप, कांच का नाम ले सकते हैं आप, धातुओं का नाम ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में इतना ही, और आशा है आपको समझ में आया होगा। और आप नोट कीजिए, अभी तक अगर आपने पीछे के पाठों को या पिछले लेक्चर को नोट नहीं किया है तो आप दोबारा देखिए और उनको नोट कीजिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। हैव ए नाइस डे।